नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2024। आज के दिन 69 बीपीएससी का जनरल स्टडीज़ का पेपर कंडक्ट हुआ। मैं उसका एक ब्रीफ एनालिसिस आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। और वैसे लोग जो 70वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी देना चाहते हैं उनके लिए हाईली यूजफुल है और रिकमेंडेबल है। ठीक है, रिकमेंडेबल है। थोड़ा सा आवाज़ फंस जा रहा है तो ठीक है, देखते हैं। ये फुल मार्क्स जो है ये 300 मार्क्स का पेपर है। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 यहाँ पे है, ठीक है। फिर सेक्शन 2 यहाँ पे है एंड देन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या आता है? स्टैट्स आता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 8। ये हिंदी इंग्लिश में है इसलिए लंबा चला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या होता है ना, 2 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन 3 में। तो ये स्कोरिंग है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन का मार्क्स 36 मार्क्स होता है, 36 मार्क्स। दूसरे का भी 36 मार्क्स होता है। तो सेक्शन 3 जो है 72 मार्क्स का होता है और आसानी से 72 मार्क्स लाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 1 और 2। इसमें और लगा रहता है, तो कोई एक ही करना है आपको, या तो 1 करेंगे या 2 करेंगे। और 8 में भी 2 क्वेश्चन रहता है, 1 और 2। यहाँ पे और लगा रहता है, या हिंदी में बोलते हैं। तो आपको जब भी करना है ना 2 क्वेश्चन, तो इनमें से एक करना ही पड़ेगा और 8 में से एक करना ही पड़ेगा। और हर क्वेश्चन जो है इसमें 36 मार्क्स का ये, 36 मार्क्स का ये होता है, 72 मार्क्स के हो जाते हैं। तो सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन करने हैं। स्टैटिस्टिक्स पूछता है जनरल स्टडीज पेपर 1 में, और वो 72 मार्क्स के होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 1 और 2 में। सेक्शन 1 और 2 में 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। मतलब सेक्शन 1 और 2 मिला के 6 क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। अब आते हैं सेक्शन 1 और 2 में एक और खासियत है कि पहला क्वेश्चन जो सेक्शन 1 में भी शॉर्ट नोट्स होता है और दूसरा क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। सेक्शन 2 में भी पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और 1 2 3 4 5 दोनों में 5 शॉर्ट्स लिखने होते हैं। सेक्शन 2 का भी पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे जाएँ आप सीक्वेंस में। और सेक्शन 1 में भी पहला क्वेश्चन देख लेते बारी बारी से। इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स और 2 लास्ट वाले 7 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में पूछा था। बजट, डिबेट, डिस्कशन, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, मेजोरिटी इसमें लिखनी है। अब पूरा डिटेल में बताऊंगा तो फिर एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे लग जाएंगे। संथाल अपराइजिंग, पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, 1855-56, सिद्धू कानू और सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज लिखेंगे, कंसिक्वेंसेस लिखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1913 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल, संत राउत, महात्मा गांधी का रोल किस तरह से क्या हो वो लिखना है। बहुत कम वर्ड्स में लिखना है, एक पेज में लिखना है। हो सके तो पॉइंट फॉर्म में लिख के आप डायग्राम बना लो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये भी डुएबल है। थोड़ा सा केप पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, ये थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज बाकी सब डुएबल है। वैसे ये सारा क्वेश्चन लोग लॉन्ग में ये तीनों क्वेश्चन लोग तैयार करके जाते हैं। शॉर्ट में लिखना थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। तब ये थोड़ा सा हट के है, लेकिन जो एनसीईआरटी और यूपीएससी का तैयारी किया है वो आसानी से लिख सकता है। कि पेंटिंग भी किया जा सकता है। अगर छूट गया होगा तो आपकी बदकिस्मती है। उसके बाद लॉन्ग में आए क्वेश्चन नंबर 2 में भी, इसमें भी ए और बी और बीच में और लगाया है इस तरह से। पहला क्वेश्चन था कि बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। आसानी से किया जा सकता है। वो मैं लिख रहा था तो उसको प्लान कर रहा था इसी पे। सेंटर ऑफ लर्निंग है, कैसे है आप बता सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का रोल बता सकते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का रोल बता सकते हैं।
फिर उसमें उदनपुरी का भी रोल बता सकते हैं। ये तो एजुकेशनल सेंटर हो गए। देन आर्यभट्टा को कोट कर सकते हैं, बरामिहिर को कोट कर सकते हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, बिम्बिसार के कोर्ट में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे उनको चरक या सुश्रुत ऐसी कुछ नाम है, उनको कोट कर सकते हैं, किया है मैंने। एंड देन उसके बाद लर्निंग के लिए और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। कल्चरल लर्निंग में आप मधुबनी पेंटिंग की लर्निंग है, लोग स्कल्पचर सीखे, पॉटरी बनाना सीखे, तो सब लर्निंग ही तो है। पिलर से लोग अपना धम्मा का डिक्लेरेशन करते थे, बहुत सारा पॉइंट लिखा जा सकता था। स्पिरिचुअलिज्म में या फिर अध्यात्म में आप लिख सकते हो बुद्धा जैनिज्म का रोल, किस तरह से मेडिटेशन हुआ, किस तरह से इनलाइटन हुए। एंड देन अभी हम लोग सॉफ्ट पावर के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, वो तो लास्ट में कंक्लूड में थोड़ा सा उसको एक लाइन में लिख सकते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अदर रिलीजन हिंदुइज्म की बात करेंगे, उसने कैसे एंशिएंट टाइम में रोल प्ले किया, और देन कंक्लूड कर देंगे। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन था, पहले में लर्निंग स्पिरिचुअलिज्म एंशिएंट टाइम में, और देन डिटेल में करके उसको कंक्लूड कर देना था। इसी का सब पार्ट एक दूसरा पार्ट है, अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो ये करेंगे चंपारण इंडिगो मूवमेंट। इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट या इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आसानी से किया जा सकता है। नील विद्रोह, चंपारण वाला, पंचकटिया, तिनकटिया, राजकुमार शुक्ल, संत राउत, इस तरह से गांधी आते हैं, गांधी को ब्रिटिश रेजिस्ट करता है, उनको आने नहीं देता, पहले पुलिस रोकती है, फिर कोर्ट रोकती है, कोर्ट कहती है कि आप चले जाओगे तो आपके खिलाफ सारे चार्जेस वापस ले लेंगे। फिर चंपारण अग्रेरियन सोसाइटी बनती है, कमेटी बनती है, उसके मेंबर बनते हैं, वो सफल होता है, फिर वो तिनकटिया सिस्टम भी खत्म होती है, और यहाँ से सत्याग्रह का और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहुत सारा चीज़ है वो हो जाता है। तो ये तो इजीली डुएबल है। मैंने ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया क्योंकि सबने तो इसको अटेम्प्ट किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे है, इसका हिंदी पढ़ देता हूँ मैं। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे इसके प्रभाव का वर्णन और चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब पॉजिटिव भी बताइए, नेगेटिव बताइए, फिर कन्विंस कीजिए जिससे आप जो आपको सही लगता है उसके फेवर में थोड़ा बहुत आर्गूमेंट देके कंक्लूड करेंगे। तो मॉडरेट फेज के जो भी लीडर थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट फेज के थे, शायद वही ये है। और मैंने तो उसको अटेम्प्ट नहीं लिया, तो NCERT जो पढ़ा वहाँ से उसको वो करके पढ़ा है, मतलब याद एग्जैक्ट नहीं है, और अटेम्प्ट भी नहीं लिया है, तो इसको वहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। ये इजीली डुएबल है, सब ने लगभग किया होगा, सब प्रिपेयर करके गए थे। और ये भी 2 पार्ट में क्वेश्चन है, बिहार में डेवलपमेंट मॉडर्न एजुकेशन का और उसका क्या इम्पैक्ट है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए, ट्रेस करना है। किस तरह से पटना में स्कूल खुला, फिर पटना यूनिवर्सिटी आई, वो डिस्पैच पे किस तरह से आर्य मार, राम मोहन राय सेमिनरी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, देन मोहम्मदम लिटरेरी सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट पर आधारित मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट किया गया, उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को डाला गया। मतलब रिलीजन उसको आप हेडिंग दे के लिख देंगे, स्कूल का डेवलपमेंट, फिर हायर स्टडीज़ का डेवलपमेंट, फिर यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट, फिर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट, फिर गर्ल्स स्कूल का डेवलपमेंट, और उसके फिर इम्पैक्ट को दिखाएंगे कि इसके इतना सारा कुछ होने के बाद भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं था। इवन फीमेल लिटरेसी इतनी लो थी कि सिंगल डिजिट में थी। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी लिखा जा सकता है। फिर सेक्शन 2 में आएंगे, यहाँ भी शॉर्ट्स है, यहाँ का शॉर्ट्स थोड़ा सा ट्रिकी है, जो BPSC का रेगुलर पेपर देते हैं उनके लिए, बाकी जिनको आता है तो उनके लिए पेपर आसान ही है। एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। इसमें फीमेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोजेनिटी, LGBTQ सबका वो करके थोड़ा फेवर में थोड़ा अगेंस्ट में देके इसको डील कर सकते हैं। मैंने तो यही किया है। एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मच डिस्कस्ड मच डिबेटेड टॉपिक था जब ये बिल पास हो रहा था, इसको भी किया जा सकता था। इसका हिंदी है, भारतीय शासन व्यवस्था में नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए।
तीसरा क्वेश्चन था इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। यहाँ भी यूटिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या एप्लीकेबिलिटी है और यूज है। विधायी संस्थाओं में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन है। देन इसमें डी है, डी क्या कहता है, डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। अब जो पढ़ के गए होंगे वो लिखे होंगे, अदरवाइज जनरलाइज इसमें बहुत लिखा जा सकता है। जो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए आसान है। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-2023 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। और अगला शॉर्ट्स है, व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। ये भी लिखा जा सकता है, वेरी मच डूएबल। जो रट के गए होंगे उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। फिर पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मणिपुर क्राइसिस इन योर व्यू, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिपरकशन ऑफ दिस इथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लैंडस्केप ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, कमेंट। इसमें टोटली आप देखेंगे, अगर आप किस तरह से इशू को समझते हैं कमेंट करना है, ये आपका अपना होगा। और आप जब कमेंट करोगे तो उससे जो क्वेश्चन का आंसर जो इवेलुएट करेगा वो आपका मूल्यांकन करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हिंदी है, मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये भी डुएबल है, मैंने ये भी किया। हाउ डज द इंडियाज लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द एंशिएंट फिलोसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज one family, examine the way in which India's approach aligns with this philosophy and contributes to the global cooperation and development through its role in the G20। ये भी किया जा सकता था। G20 तो इतनी बार बजवर्ड बन चुका था, मणिपुर क्राइसिस भी, कि इसको किया जा सकता था। यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास के योगदान में भूमिका इस दर्शन में के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है, What could be the potential positive and negative societal consequences of introducing uniform civil code in India considering its rich diversity? Explain। इसका हिंदी पढ़ देते हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड से संबंधित क्वेश्चन है। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूर्वानुमानित सकारात्मक नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, मैंने इसको किया और उसको किया जा सकता था, इसको बहुत लोगों ने सबने किया है। मैंने सोचा कि थोड़ा अलग करते हैं अलग क्या करते हैं, कुछ नहीं होता है अलग करने से, जिसको लेना है लेगा। UPSC अच्छा करेंगे कोई भी क्वेश्चन लिख के। हाउ डज इंडियाज ग्रोइंग स्टेटस एज एन इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइंग विथ इट्स एम्बिशन एंड अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, पार्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ Chandrayaan-3 मिशन बाय इसरो। Chandrayaan-3 mission discuss the mission's goals and its role in India's journey towards becoming a prominent player in the global space arena। इसरो के द्वारा Chandrayaan-3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति, अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है, वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों और भूमिका का विवेचना कीजिए। ये भी टोटली इसमें आप लिखेंगे, उस वहाँ के फैक्ट को यूज करके आप लिखेंगे। देखना है BPSC क्या करती है, कैसे करती है। क्वेश्चन का जो लेवल था मेरे हिसाब से ठीक था, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान, मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, पेपर लेंदी ज़रूर था और हमेशा से होता है लेंदी। स्टैट्स मुझे तुलनात्मक आसान लगे, 45 मिनट में स्टैट्स मैंने 2 कर लिए थे, पता नहीं किसी और को लगे होंगे तो। बाकी यही पेपर है, इनको भी तैयारी करना है वो देखें समझें और आगे की रणनीति बनाएं। डरे नहीं, जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो फिर आसानी से आप इसको टैकल भी कर लेंगे। अभी इसे दूर से देखने में इसको ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अटपटा लग रहा होगा, जो इस तैयारी में होंगे उनके लिए तो नॉर्मल ही होगा। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें।